हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में आपको किसी चीज या फिर किसी बात का रिग्रेट यानी कि पछतावा हुआ है? क्या आपको कुछ ऐसा करने पे कुछ पछतावा हुआ है जो आपने किया हो, या फिर ऐसा कुछ भी जो आपने नहीं भी किया हो? आपको खुद के लिए खराब महसूस होता होगा। क्या आपने कभी सोचा है हम पछतावा महसूस करते ही क्यों हैं? अगर हमको पछतावे से खराब फील होता है तो हमें पछतावा होता ही क्यों है? और ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो आपको इस समरी में ये सारे जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। यहाँ पे आप समरीज को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की बुक समरी है द पावर ऑफ रिग्रेट, जिसे लिखा है डैनियल पिंक ने। आज की समरी से सीखेंगे कि हम पछतावा होने का एक हिस्सा जो ये हमारे व्यवहार को बदलने, सही फैसले लेने और जिंदगी के मतलब ढूंढने में हेल्प करता है। हम सीखेंगे कि हमको पछतावे से कैसे डील करना है। ये समरी में कुछ कहानियां और रिसर्च भी हुई है जो कि पछतावे की ताकत को भरोसा दिलाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी द पावर ऑफ रिग्रेट बाय डैनियल पिंक। तो इस पहले चैप्टर में दी गई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, द नॉनसेंस ऑफ नो रिग्रेट। एक दिन अक्टूबर 1960 में चार्ल्स ड्यूमोंट मशहूर फ्रेंच सिंगर एडिथ पियान के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचे। ड्यूमोंट नर्वस थे। वो एक ब्रीफ केस में अपना नया कंपोजिशन लेकर के आए थे। पियाफ दुनिया के सबसे फेमस एंटरटेनर्स में से एक थे, लेकिन 44 साल की उम्र में ही उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। एडिक्शन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने उनके शरीर को खराब कर दिया था। कुछ महीनों पहले वह लीवर खराब होने के कारण कोमा में थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बाद भी वो पियाफ के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। वो काफ़ी गुस्सैल थे। उनके हिसाब से ड्यूमोंट एक एवरेज कंपोजर थे। उस रात पियाफ ने ड्यूमोंट से मिलने के लिए मना कर दिया। वहाँ लिविंग रूम में कई घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन सोने जाने से पहले पियाफ ड्यूमोंट से मिलने आई और बोली कि कहा वो सिर्फ एक गाना सुनेंगे। ड्यूमोंट ने पियानो बजाना स्टार्ट किया और गाने के लिरिक्स गुनगुनाने लगे, जो कुछ इस तरीके से: नॉन रिन दे रिन नॉन जेन एंड रिग्रेट एंड रिन। फ्रेंच में इसका मतलब होता है नहीं कुछ भी नहीं, नहीं मुझे कोई भी पछतावा नहीं। तो इसको जब उन्होंने गाना सुन करके फेफ जैसे उसमें खो सी गई, उन्होंने ड्यूमोंट को वो गाना फिर से गाने को कहा। ड्यूमोंट घंटों तक वो गाना बार बार बजाते रहे। पियाफ ने मशहूर कॉन्सर्ट वेन्यू एल ओलंपिया के डायरेक्टर को यहाँ गाना सुनने के लिए बुलाया। कुछ हफ्ते बाद पियाफ फ्रेंच टेलीविजन पर दिखाई दिए। दिसंबर में उन्होंने यह गाना एल ओलंपिया में परफॉर्म किया था। इस कॉन्सर्ट से उस वेन्यू यानी कि उस जगह को फाइनेंशियल तंगी से उबरने में मदद की थी। जेने रिग्रेटे रिन की यहाँ जो मिलियन कॉपी बिकी, इस गाने के बाद एडिथ पियाफ एक आइकॉन बन गई थी और इसके 3 साल बाद वो गुजर गई। बहुत से लोगों को लगता है कि पछतावा एक बेवकूफ़ाना चीज़ है। आपको पछतावे को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। पछतावा हमें खराब महसूस कराता है, इसीलिए एडिथ पियाफ की तरह बहुत से फेमस आइकॉन यह दावा करते हैं कि उनको कोई पछतावा नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। यहाँ जो लाइन बॉब डियाल, जॉन 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 ट्रेवोल्टा, जॉन रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स और एंजेलिना जोली ने भी कही है। दुनिया भर के कई लोगों ने अपने शरीर पर नो रिग्रेट्स का भी टैटू बनाया है। नो रिग्रेट्स कई गाना और सेल्फ हेल्प बुक का टाइटल भी है। कोई पछतावा नहीं होना सही लगता है, यकीन दिलाने वाला लगता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि यह माइंडसेट ही गलत है। पछतावा इंसान होने का ही हिस्सा है। आपको इससे भागने या इसके लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। पछतावा आपको बेहतर फैसले लेने में, खुद को बेहतर बनाने में और ज़िंदगी को एक मतलब देने में मदद करता है। यह सालों से रिसर्चर्स द्वारा की गई कई स्टडीज़ में साबित हुआ है। हम इन स्टडीज़ के बारे में आगे और भी बातें करेंगे। इस समरी का गोल है आपको पछतावे को एक अलग नज़रिए से देखना है। पछतावा एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अपनाना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वाई रिग्रेट मेक्स अस ह्यूमन, यानी कि हम पछतावा महसूस करते हैं क्योंकि हमें 2 ऐसी खास एबिलिटी है इंसान में जो सिर्फ इंसानों में ही होती है। पहली, हम अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर दोनों जगह जा सकते हैं। दूसरी एबिलिटी है कि हम ऐसी घटनाओं को भी कहानियां बना सकते हैं जो कभी हुई भी नहीं हो। जैसे वर्जीनिया के एक 52 साल की औरत के पछतावे को ही ले लीजिए। उन्होंने कहा कि काश मुझे जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करने की इच्छा थी उस इच्छा को मैंने पूरा किया होता। इसके बजाय मैंने वह मान लिया जो मेरे पिता चाहते थे और प्रोग्राम से बाहर हो गई। मेरी ज़िंदगी कुछ ही और होती, मैं खुश और ज़्यादा संतुष्ट होती और मुझे कुछ बड़ा अचीव करने का एहसास भी होता। उस औरत ने हमें पास्ट में जाने की यूनिक एबिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया। उन्होंने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाया जहां उसने अपने पिता की इच्छा को फॉलो करने के बजाय
अपनी इच्छा पूरी की। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जहाँ पर वो अपने करियर से ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। सिर्फ इंसान ही है जो यह पछतावा फील कर सकता है। एक इंसान जो पछतावा महसूस नहीं कर सकता, या तो उसमें कोई दिमागी प्रॉब्लम है या फिर उसको दिमागी चोट लग गई है। 2004 में की गई एक स्टडीज में कॉग्निटिव साइंस पछतावे को स्टडी करने के लिए एक गैम्बलिंग गेम का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास 2 डिजिटल रूलर गेम थे जिन्हें पार्टिसिपेंट्स को एक कंप्यूटर के जरिए स्पिन करना था। पार्टिसिपेंट्स उनमें से बस एक रोलेट को चुन सकते थे। रिजल्ट के हिसाब से वो पैसा जीत सकते थे या फिर हार सकते थे। वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने पैसा हारा था उनको बुरा फील हो रहा था, लेकिन उन पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने पैसा हारा था, जब उनको ये पता चला कि अगर वो दूसरा रोलेट चुनते तो वो पैसे जीत जाते, उनको और भी ज़्यादा खराब फील हो रहा था। इन पार्टिसिपेंट्स ने पछतावा फील किया था, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल भी पछतावा फील नहीं हो रहा था। ये जानकर के वो जीत सकते थे, उनको बुरा फील नहीं हुआ। ये लोग असल में पेशेंट्स थे जिनके ब्रेन के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। कई स्टडीज में पाया पार्टिसिपेंट्स के सामने इस तरह के सिनेरियो रखे गए। मारिया की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खा करके खराब हो गई थी जहाँ वो अक्सर जाती थी। एना की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा करके खराब हुई जहाँ वो पहली बार गई थी। तो दोनों में से किसी रेस्टोरेंट चुनने का पछतावा ज्यादा हुआ, मारिया को या फिर एना को? तो साधारण इंसान इसका जवाब देंगे कि वो एना है, लेकिन वो लोग जिन्हें पार्किंसन डिजीज और हंटिंगटन्स डिजीज है, वो जवाब का बस अंदाजा लगाएंगे। उन्हें मारिया और एना के बीच में अंतर साफ नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ में भी होता है। उनकी बीमारी के कारण उनकी रीजनिंग यानी कि समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। वहाँ पछतावा न तो समझ सकते, न ही फील कर सकते हैं। हमारी मेंटली टाइम ट्रेवल करने और किसी घटना को अलग रूप से देखने की जो एबिलिटी हमें पछतावा फील कराती है, हमें उस फैक्टर्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए जो पछतावे को दुख और फ्रस्ट्रेशन जैसे दूसरे नेगेटिव इमोशन से अलग करती है। पहला फैक्टर्स है, जब हमें पछतावा होता है तो हम कंपेयर करते हैं। चलिए उस 52 साल की औरत के बारे में दोबारा बात करते हैं। वह दुखी या निराश फील कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पसंद की चीजें करने के बजाय वो किया जो उनके पिता चाहते थे। लेकिन वो पछतावा इसीलिए महसूस कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रेजेंट को उस प्रेजेंट से कंपेयर किया जो उन्होंने अगर चूज किया होता तो होता दूसरा। हम ब्लेम का अनुभव करते हैं। पछतावा हमें खुद की गलतियों के लिए होता है, दूसरों की गलतियों के लिए नहीं। उन्हें पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास में अपने पिता की बात ना मानने का ऑप्शन भी था। वो दूसरे डिसीजन और एक्शन ले सकते थे। उन्हें पछतावा इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि उनकी तकलीफ का कारण वो खुद है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए मान लीजिए कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। उनके नहीं जीतने से आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन आप पछतावा फील नहीं करेंगे क्योंकि ना तो आप टीम के कोच हैं ना ही उस टीम के मेंबर। आपको पछतावा तब होता है जब आपने उस टीम पे बैट लगाई होती। पछतावे को डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं है, प्रोसेस है। अब आप समझ गए कि पछतावा क्यों एक ह्यूमन इमोशन है। तो इसी को समझने के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एटलीस्ट एंड इफ ओनली। तो रियो दी जेनेरियो में 2016 में जो ओलंपिक्स हो रहा था, औरतों का इंडिविजुअल साइकिलिंग रेस सबसे मुश्किल गेम्स में से एक था। रेस कोर्स 140 किलोमीटर लंबा था। साइकिलिस्ट को बहुत सारे खड़े उतार चढ़ाव से होकर के गुजरना पड़ता था। टेम्परेचर बहुत गर्म था। तेज धूप से सड़कें जैसे तप रही थी। 3 औरतें बाकी सब औरतों को पीछे छोड़ती हुई फिनिश लाइन पे जा रही थी। नीदरलैंड की एना फर्स्ट हुई, स्विट्जरलैंड की एमा वो उसके बाद से, और एलिसा थी उसके बाद में। उन सभी ने ओलंपिक में मेडल जीता था। सोचिए उनके फेस पे कैसे हाव भाव या भावनाएं रही होंगी। सोचिए कि कैसे घंटों की कमर तोड़ ट्रेनिंग के बाद में वो कैसा फील कर रही थी। चार्ल्स डार्विन और कई साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे इमोशंस को कैसे बताते हैं। हम अक्सर जो फील करते हैं उसको छुपाना चाहते हैं। हम हमेशा खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे भले ही हम अंदर से टूटे हुए हो। हम निराशा में भी खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। उन तीनों ओलंपिक्स विनर्स का चेहरा उनके इमोशंस को दिखा रहा था। एक बार उनके चेहरे को फिर इमेजिन करिए, उनमें कौन खुश, कौन ज्यादा खुश और कौन सबसे ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि तीसरे नंबर पर आने वाले खुश, दूसरे नंबर पर आने वाली ज्यादा खुश और फर्स्ट नंबर पर आने वाली सबसे ज्यादा खुश, लेकिन ऐसा नहीं था। अवार्ड सेरेमनी के बाद में ली गई जो फोटो में एलिसा, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वहाँ सिल्वर मेडल जीतने वाली एमा से ज्यादा खुश थी। और एलिसा की आंख के किनारे रिंकल्स यानी कि लकीरें पड़ रही थी। उनकी बड़ी मुस्कुराहट से उनके दांत दिख रहे थे, जबकि एमा की भौहें तनी हुई थी। वो होंठ बंद किए हुए बस थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी।
चलिए काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। ये हमारी एबिलिटी है जिससे हम ऐसे घटनाओं के बारे में याद कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो असल में हुए फैक्ट से अलग होता है। काउंटर फैक्चुअल के दो प्रकार है। पहला ये सोचना कि जो हुआ है उससे कुछ ज्यादा बदतर भी हो सकता था। इसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम स्टेटमेंट शामिल होता है। ऐसे फाइनल एग्जाम में मेरे नंबर खराब आए लेकिन मैं एटलीस्ट पास हो गया। दूसरा काउंटर फैक्चुअल है ऐसे चीजों के बारे में सोचना जो बेहतर हो सकती थी। इसमें इफ ओनली यानी कि सिर्फ अगर स्टेटमेंट शामिल होता है। जैसे कि सिर्फ अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ता तो मेरे नंबर और अच्छे होते। या 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के रिसर्च में 60 देशों से 140 स्पोर्ट्स के 400 एथलीट्स के फोटोज इकट्ठा किए। उन्होंने उनके फेशियल एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि गोल्ड मेडलिस्ट सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे लेकिन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट से ज्यादा मुस्कुराते। 2016 के रियो रोड के बाद में जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी अपनी बाइक से उतर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गले लगा लिया, जबकि एमा जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थी उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और चुपचाप अपने पति के पास गई। अनाउंसर ने कहा कि अगर 100 मीटर और दौड़ती तो एमा जीत जाती। तो ये बस इफ ओनली यानी कि सिर्फ अगर कहने का तरीका था। एटलीस्ट यानी कि कम से कम कहना हमें अच्छा फील कराता है, ये हमें आराम और सांत्वना देता है। मुझे प्रमोशन नहीं मिला लेकिन एटलीस्ट मुझे जॉब से नहीं निकाला गया। वहीं दूसरी ओर इफ ओनली कहना हमें बुरा फील कराता है कि हमारे लिए स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। इफ ओनली या फिर सिर्फ अगर मैं इंटरव्यू के लिए थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मुझे जॉब मिल जाता। एक लॉजिकल सी बात बनती है कि लोग इफ ओनली से ज़्यादा एटलीस्ट कहना चुनेंगे। आखिरकार हम सब खुशी चाहेंगे और दर्द से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने लोगों को एक डायरी रखने के लिए कहा और ये जानने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें रैंडमली मैसेज कर दिया। उन्हें पता चला कि 80% बार लोग इफ ओनली का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मुसीबत के समय ही लोगों ने कुछ अलग कहा था, जैसे कि इस दुर्घटना में भले ही हमने अपना सामान खो दिया लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा है। लेकिन हम रोजमर्रा के अनुभवों में ज्यादातर इफ ओनली का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ब्रेन इसी तरीके से ही काम करता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों अपनी गलतियों के बारे में सोच के खुद को चोट पहुंचाते हैं? क्या हमें खुद को चोट पहुंचा कर खुशी मिलती है? हाँ, पछतावा हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एटलीस्ट काउंटर फैक्चुअल्स हमें उस समय के लिए अच्छा फील कराते हैं लेकिन फ्यूचर में हमारे परफॉर्मेंस या फैसलों को बेहतर नहीं बनाते हैं। इफ ओनली काउंटर फैक्चर्स हमको बुरा फील में कराता है लेकिन आगे चल करके वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। पछतावे अल्टीमेट इफ ओनली है। पछतावे हमें आज खराब महसूस करा करके हमारे कल को बेहतर करने में फिर अच्छा हेल्प करता है। वाई रिग्रेट मेक्स इट बेटर। क्या आपने कभी अपना समय, पैसा या एफर्ट्स इन्वेस्ट करके लगातार खराब फैसले लिए सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं मानना चाहते आप हार रहे? कि आपने टेक्निक बदलने के बजाय लगातार किसी चीज पे काम जारी रखा है सिर्फ इसलिए कि आपने पहले से ही उसके लिए काफी कुछ लगा दिया? क्या आपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश की है क्योंकि आपने उस पर सालों लगा दिए हैं? हम किसी चीज से इतने ज्यादा जुड़े हुए और कमिटेड होते हैं कि हम एक सी गलतियां बार बार दोहराते हैं। पछतावा पछतावा ऐसा करने से रोकता है। पछतावे के 3 फायदे होते हैं। ये आपके फैसले को बना सकता है, परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है, आप जो कर रहे हैं उसे ये और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। चलिए इन फायदों को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, पछतावे हमारे फैसले को बेहतर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गिटार खरीदा जिसे आप कभी-कभार ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये बस आपके रूम में रहता हुआ जगह घेर लाए और आपको पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है। इत्तेफाक से आपकी फ्रेंड मारिया को एक सेकंड हैंड गिटार की ज़रूरत है। उसने आपसे पूछा कि आप उसको वो गिटार कितने में बेचेंगे? मान लीजिए कि आपने उस गिटार के लिए $500 भी दिए थे, तो अभी $300 इसके लिए अच्छी कीमत है। लेकिन मारिया उतना देने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उनको $225 देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब आप मारिया को ये बताते हैं कि आप $225 में देने के लिए रेडी है, तो मारिया तुरंत रेडी हो जाती है और पैसे दे देती है। अब क्या आपको पछतावा होगा? जब लोग आप पहली ऑफर बिना हिचकिचाहट के मान लेते हैं, तो आप खुद पे और बड़ी अमाउंट ना मांगने के लिए गुस्सा करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने पछतावे को मानना आपको फ्यूचर में बेहतर फैसले लेने में हेल्प करता है। ओलंपियड यूनिवर्सिटी के साथ में सोशल साइकोलॉजिस्ट में एक नेगोशिएटर के रूप में सब पढ़ा। ये ऐसे नेगोशिएटर रूप थे जिसका पहला ऑफर ही स्वीकार कर लिया गया था। साइकोलॉजिस्ट ने नेगोशिएटर से ये रीड करने के लिए कहा कि वो इससे ज़्यादा का ऑफर देते तो वो कितना अच्छा कर सकते थे। जिस नेगोशिएटर का पछतावा जितना बड़ा था उसने उतना ही ज़्यादा समय अपनी डील को तैयार करने में लगाया था। तो पछतावे का दर्द हमें स्लो कर देता है। हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और भी ज़्यादा ऑप्शन खोजते हैं, हमारे पास फैसले लेने के लिए और भी ज़्यादा समय होता है क्योंकि हम और भी ज़्यादा सावधान होते हैं कि हम वही गलती दोबारा ना दोहराए। इस बुक के ऑथर और उनके कलीग्स के द्वारा किए गए वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में एक माँ ने अपना पछतावा शेयर किया था। उस माँ ने कहा कि जब मेरी बेटी 5 साल की थी तो मैं उस पर जोर से चिल्लाई थी।
हम स्कूल के रास्ते में थे जब उसने अपनी यूनिफॉर्म पे जूस गिरा दिया, तब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मेरी बेटी रो रहा था और मैंने कपड़े पे लगे सिर्फ एक दाग के लिए मैंने उस पे चोट पहुँचाई थी। इस घटना के बाद मैंने उस पे कभी नहीं चिल्लाया था। मैंने अपनी गलती से सीखा, लेकिन मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं समय में पीछे जा कर के मैं उसको बदल पाऊँ। पछतावे का दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना देता है। साइकोलॉजिस्ट अक्सर अपने रिसर्च में एनाग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। एनाग्राम्स या शब्दों के एक सेट से कॉम्बिनेशन खोजने से एक इंसान के दिमाग के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे अगर आप इस वर्ड को ट्राई करेंगे, क्लेयरवेंट्स मैस एक पूल सेंटेंस के लेटर्स को रीअरेंज करें तो आपको साइकोलॉजिस्ट लव एनाग्राम्स मिलेगा। सोशल साइकोलॉजिस्ट कीथ मार्कमैन ने पार्टिसिपेंट के एक ग्रुप को 10 एनाग्राम सॉल्व करने के लिए दिए। उन्होंने उनको बताया कि इसे उनको ग्रेड किया जाएगा। कुछ समय बाद मार्कमैन ने पार्टिसिपेंट से कहा कि वो मौजूद शब्दों में से सिर्फ आज ही खोज पाए। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के अंदर पछतावा फील किया। मार्कमैन ने उनसे उनके परफॉर्मेंस के बारे में और उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं ये सोचने के लिए कहा। पार्टिसिपेंट्स का दिमाग इफ ओनली से भर गया। उनको दूसरे ग्रुप से भी ज़्यादा खराब फील हुआ, जिनको एटलीस्ट सोचने के लिए कहा गया, जिसे एटलीस्ट मैंने आधे जवाब सही खोजे। दिलचस्प बात तो यह है कि एनाग्राम में के अगले सेट में वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने पछतावा फील किया था उन्होंने ज़्यादा पजल सॉल्व किया और उस काम में लंबे समय तक रहे और बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कीट मार्कमैन के द्वारा किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेंट से कंप्यूटर में ब्लैक जैक खेलने को कहा। उन्होंने एक ग्रुप से कहा कि एक राउंड खेलने के बाद उनका काम पूरा हो जाएगा। दूसरे ग्रुप से कहा कि मार्कमैन ने कहा कि पहला राउंड खत्म होने के बाद भी उनका गेम कंटिन्यू रहेगा। जिन पार्टिसिपेंट को पता था कि वो फिर से खेलेंगे, उनके पास पहले राउंड के बाद रुक जाने वाले पार्टिसिपेंट के मुकाबले ज़्यादा ही फोनली था। उनको अपनी स्ट्रेटजी पर और बहुत ज़्यादा या कम रिस्क लेने पर पछतावा हो। वहीं पहले ग्रुप को बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मैंने और ज़्यादा पैसे नहीं हारे। दूसरे ग्रुप को पछतावा हुआ क्योंकि उनको अगले राउंड में बेहतर परफॉर्म करना था। पहले वाले राउंड वाले पर्सन वालों को पता था कि उनको आगे नहीं खेलना है, तो वो लोग सेटिस्फाइड थे। पछतावा का तीसरा फायदा होता है कि ये मीनिंग को बढ़ा देता है। हैबी हैंडरसन वर्ड रिग्रेट सर्वे के पार्टिसिपेंट में से एक है। वो 29 साल की राइटर है। वो एरिजोना में पड़ी बड़ी है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए उनका पूरा परिवार उनके नाना नानी के यहाँ इंडियाना चला जाते थे। उनके दोनों ही पेरेंट्स काम करते थे। एबी एक चुप रहने वाली बच्ची थी, तो स्कूल के बाद वो खुद के साथ में समय बिताना एंजॉय करती थी। लेकिन इंडियाना में उसकी नानी हमेशा उसे उसके घर आने का इंतजार करती थी और उनको पूछती थी कि उसका दिन कैसा रहा। एबी इस बात से चिढ़ने लगी थी। उन्होंने इस एबी की नानी की तरफ से हो रही जो कनेक्शन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब उनको इस बात का पछतावा, उनका सबसे बड़ा पछतावा ये है कि अपने नाना नानी की जिंदगी की कहानी को न जान पाना। इसलिए उनके पिता जब 70 साल के हुए तो उन्होंने उनको स्टोरी वर्थ का सब्सक्रिप्शन खरीद करके दिया। हर हफ्ते वो सब्सक्रिप्शन में ईमेल के जरिए सवाल पूछते थे कि जैसे आपके बचपन की जो यादें होती है वो उसमें से कौन सी यादें सबसे बेस्ट है, या अपने माँ की सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली बात कौन सी लगती है। ईमेल पाने वाले लोगों को इसका जवाब कहानी में देना होता था। एक साल बाद स्टोरी वर्थ सब कहानियों को मिला करके उसे बुक के रूप में प्रिंट करती थी। एवी अपने पिता को और करीब से जानना चाहती थी। एवी ने कहा कि मैं अब और ज़्यादा मीनिंग खोजती हूँ, मैं अपना और ज़्यादा कनेक्शन खोजती हूँ। मैं वो पछतावा दोबारा फील नहीं करना चाहती जो मैंने अपने नाना नानी के मरने पर फील किया था। मैं अपने पेरेंट्स से जुड़ने का मौका नहीं खोलना चाहती। पछतावे की कड़वाहट के कारण ज़िंदगी और भी ज़्यादा मीठी हो जाती है। हमें तब तक ये पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कितना मायने रखता है जब तक हम उसको खो ना दे। पछतावे के कारण हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होता है। एबिका अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा रिश्ता है क्योंकि उन्होंने अपने नाना नानी के मरने पर पछतावा फील किया था। नेक्स्ट चैप्टर है अनडूइंग एंड एटलिस्टिंग। इस पिछले चैप्टर में हमने जाना कि पछतावा क्यों जरूरी है। बाकी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पछतावे से डील कैसे करें। जेफ वॉस्ली 29 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हुए। उस कैंप में वो सबसे ज्यादा उम्र के कैडेट थे। वो अपने डील सर्जेंट के से भी ज्यादा उम्र के थे। वो वहाँ फिट होने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने एक रात बेस से निकल करके टैटू बनवा दिया था और वहाँ अपने साथियों को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए वो एक ऐसा टैटू बनाना चाहते थे वो ताकत और हिम्मत का सिंबल है। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड पे टैटू बनाया क्योंकि राइट तो गोली चलाते टाइम उनको उसी हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। जेफ ने टैटू आर्टिस्ट के कंप्यूटर से पेपरस फॉन्ट चुना और लिखवाया नो रिग्रेट्स, यानी कि कोई पछतावा नहीं। जेफ मिलिट्री में 10 साल तक रहे। उसके बाद वो कोलोराडो में फायर फाइटर के रूप में काम करने लगे। उसी समय उनका पत्नी का तलाक हो गया। उनकी खराब शादीशुदा जिंदगी ने उनको एहसास दिलाया कि उनको अपनी जिंदगी में बहुत सारे पछतावे हैं। उनको कॉलेज खत्म न करने का पछतावा है, उन्हें अपने पैशन एक्टिंग को फॉलो न करने का पछतावा है, उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने का पछतावा है। जेफ को पता था कि उनके हाथ में बना टैटू सच नहीं है। उन्होंने पेपिरस जैसे खराब फंड को चुना था। उन्होंने कहा कि उनको पछतावा है, हालांकि इससे उनको अच्छा तो फील नहीं होता, लेकिन वो उनको मोटिवेट करते हैं। उनको पछतावा उन लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है जो नो रिग्रेट्स या फिर आई डोंट हैव रिग्रेट्स ये वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है।
अपने पछतावे के कारण जेफ कोलोराडो से कैलिफोर्निया चले गए। अब वो एक्टर के रूप में काम करते और उन्होंने अपना नो रिग्रेट्स वाला टैटू हटवाने का फैसला किया। उसे निकलवाने के सेशन बहुत लंबे थे, उनको बेहद दर्द भी हुआ और काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा। लेकिन जेफ अपने टैटू को अब चोट की तरह देखते। वो कहते कि कम से कम मैंने बड़े फंड वाला टैटू तो नहीं बनवाया। पछतावे दो तरह के होते हैं, वो है एक्शन रिग्रेट्स और इन एक्शन रिग्रेट्स। एक्शन रिग्रेट्स उन चीज़ों को लेकर के होता है जो आपने की है, जबकि इन एक्शन रिग्रेट्स उन चीज़ों को लेकर के होती है जो आपने ही नहीं किया। पछतावे के बारे में आप क्या कर सकते हैं? अपनी की हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं या फिर अपनी गलती सुधार सकते हैं। अच्छा महसूस करने के लिए आप एटलीस्ट यानी कि कम से कम के बारे में सोच सकते हैं। पहला स्टेप है अनडू करना ही। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के चेहरे पे एक तमाचा मारा या फिर किसी एक मरे हुए इंसान के बारे में उसके फ्यूनरल में कुछ बुरा कहा। आपने जो किया उसके लिए आपको बेहद खराब फील हो सकता है। एक्शन रिग्रेट्स इम्पल्स यानी कि बिना समझे सोचे तुरंत किए गए काम से आता है जो हमने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से किया था। दूसरी ओर इन एक्शन रिग्रेट ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ख्याल में होते हैं। उन्हें लेकर के हमारे अंदर गहरे इमोशन नहीं होते हैं। जैसे आपको हाई स्कूल में अच्छे से न पढ़ने का पछतावा, लेकिन अब आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है, अब आप वापस जाकर के टीनेजर नहीं बन सकते हैं। ये एक इनएक्शन रिग्रेट है। वही एक्शन रिग्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल है, अपनी लाइफ पार्टनर से चीट करना, क्लासमेट को बुली करना या फिर कोवर्कर की इंसल्ट करना। आप यहाँ माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी बोल करके आपने जो गलत किया है उसको मान सकते हैं। अगर सामने वाला आपकी माफ़ी एक्सेप्ट करता है तो आपका पछतावा कम हो जाता है। जो हो गया आप उसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन खुद से सवाल करके आप सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते तो क्या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं या उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? जैसे आप अपने उधार चुकाने स्टार्ट कर सकते हैं या अपने काम में और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। या अगर जो हो चुका है उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है तो दूसरे मौके भी है। स्टेप 2 एटलीस्ट यानी कि कम से कम कहिए। ये ऑथर की स्टोरी है। कॉलेज के बाद डेनियल पिंक लॉ स्कूल गए थे जिसका उनको पछतावा था। सिर्फ अगर उन्होंने इसके बारे में और सोचा होता या फिर कोई दूसरा ऑप्शन निकाला होता तो उनको अपने काम के पहले साल में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें यहाँ अच्छी बात यह है कि वहाँ अपने वाइफ से लॉ स्कूल में मिले थे। डेनियल बीते हुए दिन में वापस नहीं जा सकते थे और अगर वो अपनी सोच को सिर्फ यानी कि इफ़ ओनली से अगर कम कम एटलीस्ट में ला सकते हैं तो उन्होंने कहा कि भले ही लॉ स्कूल में जाना उनकी गलती थी, लेकिन कम से कम वो वहाँ अपनी पत्नी से मिले। एटलीस्ट फ्यूचर में हमारा बिहेवियर या फिर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करते, लेकिन ये हमें प्रेजेंट में अच्छा फील कराने में मदद करते हैं। जैसे वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में बहुत सारे औरतों ने जवाब दिया कि उनको सबसे ज़्यादा पछतावा अपने एक्स हस्बैंड से शादी करने का है। लेकिन इन औरतों के पास में ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो एटलीस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस इंसान से शादी करने का पछतावा है, लेकिन कम से कम उनके पास बच्चे हैं। एटलीस्ट दर्द की दवाई की तरह है। हम बहुत सारा गुस्सा या डिप्रेशन या फिर नुकसान पहुंचाने वाले इमोशन से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे पहलू की ओर देखें, अपने पछतावा के बारे में सोचिए और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा उसके लिए काम करिए। अब आगे बात करते हैं एंटिसिपेटिंग रिग्रेट, यानी कि 1888 के एक दिन एल्फ्रेड नोबेल उठे और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा और वहाँ पे उनको शोक समाचार वाले कॉलम में देख करके आश्चर्य हुआ। वो पूरी तरीके से जिंदा और ठीक थे, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर का कहना था कि वो मरे हुए हैं। असल में मरने वाले एल्फ्रेड नोबेल के भाई लॉर्ड थे, लेकिन इस एक जर्नलिस्ट से यहाँ गलती हो गई थी। उसको बड़ा झटका लगा। उससे उसके लिए उस ऑबिचुअरी की हेडलाइन थी जिसपे लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि जिसका मतलब होता है मौत का सौदागर मर गया। तो इसमें वो एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक प्लास्टिक कैम्प का इन्वेंट किया था और सबसे खास डायनामाइट का, जिन्होंने उनको 1868 में करवाया था। नोवेल की दुनिया में डायनामाइट की फैक्ट्री थी और वो मल्टी मिलियनियर बन गए थे, लेकिन फिर भी हॉबिचुअल में उनके जीनियस होने या बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होने को सम्मान नहीं किया गया। उनको ऐसे लालची इंसान के रूप में बताया गया था जो लोगों को एक दूसरे को मारने का हथियार बेचकर अमीर बना था। 8 साल बाद जब एल्फ्रेड नोबेल गुजरे तो तब उनकी विलनेस ने सबको चौंका दिया। अपनी संपत्ति अपने परिवार वालों को देने बजाय उन्होंने एक ऐसे प्राइस के लिए दान दे दिया था जो उन लोगों को दिया जाएगा जो ऐसा कुछ करेंगे जिससे इंसानियत को बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आज नोबेल प्राइज के रूप में जाना जाता है, उनको नोबेल प्राइज का आइडिया उन हॉबिचरी से आया था। एल्फ्रेड नोबेल नहीं चाहते थे कि उनको इस तरीके से याद रखा जाए। उन्होंने अपने पछतावे का अंदाजा लगाया
और अपने व्यवहार को बदला। हम पास्ट के पछतावे को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन हम अपने फ्यूचर को इमेजिन भी कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको क्या पछतावा होगा। फिर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क नामक कॉन्सेप्ट बनाया। 1990 में बेजोस एक फाइनेंशियल फर्म में काम कर रहे थे। वो बहुत अच्छा कर रहे थे और बहुत कमा भी रहे थे, लेकिन इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और उन्होंने ऑनलाइन बुक्स बेचने का बड़ा मौका देखा। बेजोस ने अपना प्लान अपने बॉस को बताया। उनके बॉस ने उनको अपना आखिरी फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय दिया और बेजोस अपने हाई पेमेंट जॉब छोड़कर के एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के बारे में सोचा। जब वो 80 साल के होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो बेजोस अपनी ज़िंदगी के इस पल के लिए पछताना नहीं चाहते थे। वो अपने पछतावे को कम से कम करना चाहते थे। बेजोस को पता था कि इंटरनेट में कुछ ना बनाने पाने का पछतावा उनको बाद में होगा। उनको कोशिश ना करने का पछतावा होगा जो हर दिन उनको पीछा करेगा। पछतावे का अंदाजा लगाने से उनको फैसला लेना आसान हो गया। बेजोस ने अपना जॉब छोड़ा और अमेजोन की शुरुआत कर दी। डेनियल ने बेजोस के रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क में थोड़ा बदलाव करके रिग्रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया। यह हमारे पछतावे का अंदाजा लगा करके सही फैसले लेने में मदद करता है। पछतावे खासकर 4 तरीके होते हैं। उनके उनके पीछे के कारण के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। फाउंडेशन रिग्रेट या पछतावे जिंदगी के बड़े पहलुओं से जुड़े होते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या फाइनेंस। हमें जिंदगी में स्टेबिलिटी का एहसास की जरूरत होती है, इसलिए हमें एक हेल्दी शरीर, माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अगर हमारे पास यह फाउंडेशन नहीं होती है तो हमारे पास दूसरे गोल को हासिल करने में मुश्किल होती है। ऐसे फेलियर जिसका कारण हमको हमारा हेल्थ या फिर हमारे फाउंडेशन रिग्रेट्स होते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें हमारी ज़िंदगी में बोल्ड होने की और रिस्क ना लेने की भी ज़रूरत रहती है। बोल्डनेस रिग्रेट उन मौक़ों को लेकर के होता है जिनका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू नहीं करना, अपने पैशन को फॉलो नहीं करना या फिर अपने सच्चे प्यार को पाने की कोशिश नहीं करना। मोरल रिग्रेट्स गलत काम करने से होते हैं। साधारण तौर पे हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमको पछतावा होता है। मोरल रिग्रेट्स के एग्जाम्पल है टेस्ट में चीटिंग करना, किसी के साथ रिश्ते में होते हुए उसको चीट करना या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से झूठ बोलना। कनेक्शन रिग्रेट्स हमारे पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, क्लासमेट्स या कलीग्स के साथ में हमारे रिश्ते के कारण होता है। जब हम उन रिश्तों को डैमेज करते हैं या फिर ऐसे रिश्ते बनाने में फेल होते हैं, तब हमको पछतावा होता है। रिग्रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है? बड़े या मेन पछतावे का अंदाजा लगाने के लिए आपको समय देना चाहिए, लेकिन उन पछतावे का अंदाजा लगाना है जो फाउंडेशन, बोल्डनेस, मोरल या फिर कनेक्शन रिग्रेट्स में नहीं आते हैं। ऐसा करना बस आपकी चिंता और स्ट्रेस को बढ़ाएगा। जैसे आप कोई फर्नीचर या मशीन खरीद रहे हैं, यह किसी भी खास पछतावे में नहीं आता है। इस फैसले से आपको लंबे समय तक परेशानी नहीं होगी। अपना फैसला लीजिए और आगे बढ़िए, आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पछतावे से डील कर रहे हैं जो उन खास पछतावे में से एक है, तो खुद को आज से 5 साल, 10 साल या फिर 50 साल आगे इमेजिन करिए। क्या आप रिस्क लेंगे? क्या आप वो करेंगे जो सही है? वो कौन से चॉइसेस है जो आपके हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस को बेहतर बनाती है? इन सब पछतावे का अंदाजा लगाइए और ऐसा ऑप्शन चुनिए जो इन सभी को जितना हो सके उतना कम करता है। आप रोज हजारों फैसले लेते हैं, उनमें से कुछ सही होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं और कुछ नहीं। जब आप उनका अंतर समझते हैं तो आपको फैसला लेना आसान हो जाता है। और अब आते हैं कंक्लूजन पर। सबसे पहले हमने सीखा कि पछतावे हमें इंसान बनाते हैं। सिर्फ इंसान ही हमारे माइंड में पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। सिर्फ इंसान ही ऐसे घटनाओं की कहानी बना सकता है जो घटी ही नहीं हो। पछतावा बाकी सभी नेगेटिव इमोशन से अलग है, क्योंकि हम सिचुएशन को कंपेयर करते हैं और सिर्फ खुद को दोष देते हैं। दूसरा, हमने सीखा कि क्यों पछतावा हमको बेहतर बनाता है। पछतावे के कारण हम खुद को, अपने फैसले को और जिंदगी के लिए हमारे नजरिए को इम्प्रूव करना सीखते हैं। तीसरा, हमने सीखा कि पछतावे के बारे में हम क्या कर सकते हैं। आप या तो माफ़ी मांग सकते हैं, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती तो आप चीज़ों के अच्छे पहलू को देख सकते हैं। पछतावे से डील करने के कुछ टिप्स है, खासतौर पर उन चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते थे। अपने पछतावे को दूसरे लोगों के साथ बांटिए, अपनी कहानी लोगों को बताइए। आप एक जर्नल भी लिख सकते हैं। इसके लिए खुद को सजा मत दीजिए, खुद के लिए दयालु बनिए। आपने जो सीखा है उस पर ध्यान दीजिए, एक ब्रेक लीजिए और खुद को हील होने दीजिए। हम सबको पछतावा होता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि इस समरी ने आपको बेहतर फील कराया होगा। बीते हुए कल से निकल के आगे बढ़े और अपनी गलतियों से सीख ले। आप अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करिए ताकि आप फ्यूचर में होने वाले पछतावों को कम कर सके। और इसी मोड पे ये समरी यहीं पे खत्म होती है, जिसका एसेंस ये है कि पछतावों से भागना या फिर नो रिग्रेट्स जैसे फीलिंग रखना सबसे मुंह मोड़ने जैसा है। गलतियां हर एक से होती है। उन गलतियों को, उस पछतावे को एक्सेप्ट करके आप चीज़ों को करेक्ट करने के लिए पहली स्टेप लेते हैं। यही जिंदगी जीने का एक तरीका है जो आपको आज और आने वाले कल में और बेहतर
बनाएगा। और ये समरी से आपको ये समरी कैसी लगी वो आप बताइए। और कोई दूसरी समरी आपको सुननी है तो वो भी आप बता सकते, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।